और आज गन्ना किसानों का पेमेंट भी हो रहा है और गन्ना किसानों की हालत कितनी अच्छी है ये आप भी समझ सकते हैं। परिवारवाद की बात आती है, परिवारवाद, और देखने में मिल रहा है कि व्यक्तिवाद, मतलब जो फट्टी उठाने वाले हैं वो आज भी फट्टी ही उठा रहे हैं। क्या ये परंपरा चलती रहेगी व्यक्तिवाद की? मतलब कोई दूसरा चेहरा नहीं दे पाया जिले के अंदर। जिले नए चेहरे तो आए। जालन सिंह जी जब चुनाव लड़े थे 2003 में युवा ही थे। मैं किसान मेरे मित्रों से, उनके बच्चों से निवेदन करूंगा कि एक बार आप भी चलाओ यार, आप भी चलाओ और गन्ने से और क्या क्या बन सकता है उसके लिए एक जो है शोध करो और उसका काम करो और रोजगार आप दो। वास्तव में किसान सड़क पर आता है, मूवमेंट करता है, बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है। वैसे ही कहानी किसान की है। उन्हें मालूम है कि सरकार बड़ी संवेदनशील है, हम जो बात कहेंगे उसको अच्छा सा मानेगी और अच्छा सा मानते भी करते भी। मैं वो एक प्रदर्शन का नाम दे दिया उसको, तो अच्छी बात है। किसानों को अपनी बाजी मांगों के लिए तो मूवमेंट करना चाहिए और सरकार उनकी हर संभव मदद करती है, मैं ये भी दावा कर रहा हूँ आज। नमस्कार दर्शकों, मदन तिवारी आज रेड अलर्ट की सीधी बात में हमारे बीच हैं। रमाकांत धाकड़ जी भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। धाकड़ जी बहुत बहुत धन्यवाद मदन भैया। धाकड़ जी, क्योंकि एक उग्र राजनीतिक के रूप में आपको लिया जाता है, लगातार नरसिंहपुर में जो भी घटनाक्रम घटे हैं उनमें आपकी महती भूमिकाएं हमने देखी हैं, चाहे पार्टी सत्ता में हो चाहे विरोध में हो। आपके जो स्वर हैं बड़े मुखर देखे गए हैं, एक अलग ही आपकी आवाज़ में वजनदारी रहती है। उस वजनदारी के चलते आप कितने भी भीड़ हो, लेकिन आपका जो है, क्योंकि आपकी जो ओजस्वी भाषा है, जो आपकी शैली है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही अद्भुत और प्रभावशाली है। तो इन सब को लेकर जितने भी कार्यक्रम होते हैं जिले के अंदर, तो हम लोग देखते हैं कि आप अलग ही एक शख्सियत के रूप में उभर के नजर आते हैं। तो मैं पहले तो आपसे संक्षिप्त में छात्र जीवन को लेकर बात करना चाहूंगा कि राजनीतिक जो आपका कैरियर है, राजनीति में जो शुरुआत हुई, तो क्या अपेक्षाएं लेकर अपन राजनीति में उतरे थे कि हमें राजनीतिक भविष्य में क्या मंजिल हमें पाना है, किस उद्देश्य और किस संकल्प, कहते हैं कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, तो किस संकल्प के साथ आप आगे बढ़े छात्र राजनीति में? मैं छात्र राजनीति में लगभग 97-96 से सक्रिय हूँ और इस देश के नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन का हिस्सा रहा हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैं प्रांत का पदाधिकारी भी था, प्रांत सहमंत्री था, उसके बाद में जबलपुर विभाग का संगठन मंत्री रहा हूं। और छात्र राजनीति अपने किस्म का एक व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए लड़ने का एक बहुत बड़ी पाठशाला है। और मैं तो ये कहूँगा कि वर्तमान छात्रों को कि अध्ययन करते करते छात्र राजनीति का स्वाद भी लेना चाहिए, क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हैं ना, अपनी बात को दबंगता से रखना, ये वास्तव में मुझे छात्र राजनीति से ही सीखने को मिला है। नरसिंहपुर में था तो भी मैं गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, यहाँ मैं मूवमेंट करता था, छात्रों की लड़ता था, कॉलेज में बहुत आंदोलन भी किए। इसके बाद जब मैं संगठन मंत्री होकर जबलपुर गया तो यूनिवर्सिटियों में भी, दोनों यूनिवर्सिटी थी उस समय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और RDBV, दोनों यूनिवर्सिटियों में हमने बहुत कार्यकर्ता खड़े किए और बहुत आंदोलन किए। कई बार पुलिस की लाठी का शिकार भी हुए, कई बार घायल हुए, कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन हमने अपने मुद्दों से कभी समझौता नहीं किया और छात्रों के हित की लड़ाई हमने कैंपस में भी लड़ी, सड़क पे भी लड़ी। और वो जो आचरण है वो हम आज भी मौजूद है और हम अपनी बात, अपने विचार के लिए लड़ने के लिए आज भी सक्षम है, आज भी तैयार है। लेकिन सरकार बनी है जब से हम देख रहे हैं लगातार, एक प्रसंग तो हमें याद है, यदि हम बात करते हैं जनवरी 2019 का मामला होगा, जब किसान आंदोलन पे थे, बहुत माहौल जो है आक्रोश में था, पूरे किसान जो है वो आक्रोश में थे। किसान के साथ जनमानस भी आक्रोश में इसलिए था कि किसान, क्योंकि हमारा जो जिला है कहीं ना कहीं कृषि प्रधान जिला है, तो किसान से ही हमारे बाजार में रौनक आती है। तो आम जन में भी आक्रोश था, व्यापारियों में भी आक्रोश था और उस समय हमने एक अलग रूप में आपको देखा और पार्टी ने भी, संगठन ने भी कहीं ना कहीं आपको एक मजबूत जिम्मेदारी के साथ आपने विधानसभा का घेराव किया था और आपको कहीं ना कहीं उसमें एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो क्या रूपरेखा थी पूरी?
वास्तव में मध्य प्रदेश का 60% से ऊपर गन्ना नरसिंहपुर जिला पैदा करता है। 75 75 60 से ऊपर बोला मैंने। 65 और उन गन्ना किसानों को हम डिमांड करते थे कि उनको उनकी जो रिकवरी है, गन्ने के जूस से जो शक्कर बनती है जी, उस रिकवरी के आधार पर पेमेंट हो। कमलनाथ जी की सरकार थी, गन्ना किसानों का बड़ा आंदोलन था और हम भोपाल में विधानसभा घेराव के लिए, मुझे लगता है जनवरी 10 की बात है शायद, 10-11 की, और दिसंबर में सरकार बनी थी। सबसे पहले आंदोलन नरसिंहपुर जिले के किसानों का था। हम गन्ना लेकर विधानसभा पहुंचे थे, हमको बीच में रोका गया और कृषि मंत्री ने फिर वहां के बातचीत की, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया, हुआ कुछ नहीं। सरकार बदली, सरकार बदलते से वास्तव में नई व्यवस्था में शिवराज जी की सरकार बनी और गन्ना किसानों के लिए रिकवरी के आधार पर पेमेंट की व्यवस्था, रिकवरी भी नहीं होती थी। अपने यहाँ तो एक लैब भी नहीं थी जिसमें जूस में कितना गन्ना, गन्ने के रस में 1 किलो रस में कितनी शक्कर होती है, उसकी व्यवस्था भी नहीं थी। लेकिन हमारी शिवराज जी की सरकार ने वो व्यवस्था की और आज गन्ना किसानों का पेमेंट भी हो रहा है और गन्ना किसानों की हालत कितनी अच्छी है ये आप भी समझ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि नरसिंहपुर जिले के गन्ना किसान जितने समृद्ध कोई मध्य प्रदेश में किसान होंगे, और मुझे कहते हुए बड़ी प्रशंसा हो रही है कि हमारी सरकार ने सुनी और आज किसानों का पेमेंट भी हुआ है। एक आध मिल का मामला है कि 2-3 बार विषय आया है, उसको गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप करके ऑक्शन में भी दिया है जिससे किसानों का पेमेंट हो सके। लेकिन रमाकांत जी, आपने बताया क्योंकि 2019 की लड़ाई में आपकी अग्रणी भूमिका रही है, बहुत उच्च स्वर हमने वहां आपके सुने थे। लेकिन जैसे अभी आपने बता दिया कि उसके बाद सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद परिस्थितियां बदली, गन्ना किसान है उनको समय पे पेमेंट मिलने लगा, दूसरी अन्य भी आपने बताया कि किसान ने उन्नति की। लेकिन वास्तविक यदि हम पटल पर आते हैं तो मैं भी एक किसान हूं, यहाँ किसानों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसमें गन्ना किसान तो ये मान के चलिए कि आप उसी से ही उसका परिवार का भरण पोषण जीवन, या उसके घर में कोई यदि कोई संयोग से कोई हंसी वाला जो कार्यक्रम होना है तो वो भी उससे ही होना है, शादी विवाह होना तो उससे ही होना, या कोई ऐसे कार्यक्रम है जो गमगीन वाले कार्यक्रम, तो भी उसी राशि से उनका निर्धारण किया जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत तादाद संख्या में गन्ना पाया जाता है। आपने बोल दिया कि पेमेंट होता, लेकिन पेमेंट में बहुत सारी विसंगतियां, किसान बहुत परेशान है। किसानों को पहले जो मुआवजे की बात हुई थी, जब आप लोगों ने 19 में बात उठाई थी, मुआवजा भी किसानों को नहीं दिया गया। अन्य यदि बात करते हैं तो आज भी स्थिति जस की तस है, मतलब कुछ मिलों को यदि हम छोड़ दें तो भुगतान में हिला हवाली और परेशानी का जो दौर है वो लगातार जारी है। एक मिल की तो कहानी क्या कहनी, क्या ऑक्शन पे है, और कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, मैं आपकी बात को सहमत नहीं हूं कि स्थिति जस की तस है। स्थितियां बहुत बदली हैं और स्थितियां बदली हैं कि आज सरकार हस्तक्षेप कर पा रही है, प्रशासन हस्तक्षेप कर पा रहा है। एक जमाना आपने भी देखा होगा कि ओला गिरता था बहोरी पार में और पेमेंट होती थी कहीं और शिवराज जी की सरकार विगत 18 साल से प्रदेश की सेवा कर रही है और किसानों को कितना अच्छा पेमेंट, वाजिब दाम उनकी फसल के, उसके साथ साथ ओला पाला में भी जो कुछ भी हुआ है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए एक बार शायद 13 में अपने यहाँ पाला पड़ा था, बहुत अधिक ठंड थी, रात में ठंड पड़ी और सुबह 12:30-1 बजे मुख्यमंत्री हमारे पिपरिया करेली ब्लॉक में जो आता है वहां फसलों को देखने आ गए थे, किसानों से मिलने आ गए थे। इतनी संवेदनशीलता मुझे नहीं लगता कि किसी जन नेता में होगी और इतनी संवेदनशीलता से उन्होंने सर्वे कराने का ऑर्डर किया और ऑर्डर भी हुआ और लगभग करोड़ों की रुपए की जो है मुआवजा के नाम पर हमारे किसान भाइयों को दिया गया। इसलिए तो धाकड़ जी एक बात माने जाए कि यदि ऐसा सब हो रहा है और ये पटल पे है तो किसानों को सड़कों पे उतरने की क्या आवश्यकता है? अभी हम लगातार देखते हैं किसान धरना देते हैं,
सड़क जाम करते हैं, आगे बढ़ जाए तो सड़कों पर गाकड़ भरते बना के खाते हैं, रोडें जाम होती हैं, कलेक्ट्रेट परिसर में जाते हैं, कलेक्टर की गाड़ी के सामने बैठ जाते हैं। तो ये क्या माना जाए, इसको किस रूप में देखोगे? एक मिल को लेकर है जिसको मैंने पहले भी उल्लेख किया कि वो ऑक्शन में है, उसके किसान सही में परेशान हैं और सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उसको ऑक्शन में लिया है। किसानों का पेमेंट होगा। 2 साल हो गए। दूसरा एक सोसाइटी और है जो ब्रांच स्कूल के सामने है। हाँ, उसका पेमेंट उसका पेमेंट भी लगभग 7 करोड़ रुपए का पेमेंट था, मोटा मोटा बता रहा हूँ। और उसमें भी जिनने गबन किया था वो जेल में है और उनको भी उनकी संपत्ति नीलाम करके और किसानों का पेमेंट किया जा रहा है, कुछ का हुआ भी है। तो वास्तव में किसान सड़क पर आता है, मूवमेंट करता है, बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है। वैसे ही कहानी किसान की है। उन्हें मालूम है कि सरकार बड़ी संवेदनशील है, हम जो बात कहेंगे उसको अक्षर से मानेगी और अक्षर से मानते भी करते भी। अच्छा, इसलिए किसान निकल के हाँ आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कोई बात नहीं है, वो अपनी बात तो कहे, कुछ से कहेंगे बात अपनी, वो प्रशासन से नहीं कहेंगे, शासन से नहीं कहेंगे। अब ज्ञापन देने में जा रहा हूँ 4 लोगों को लेकर, 40 लोग और मिल गए साथ में, हम 44 लोग हो गए। अब एक प्रदर्शन का नाम दे दिया उसको, तो अच्छी बात है। किसानों को अपनी बाजी मांगों के लिए तो मूवमेंट करना चाहिए और सरकार उनकी हर संभव मदद करती है, मैं ये भी दावा कर रहा हूँ आज। चलिए और एक बात करें कि आपके पहले एक माननीय नेताजी यहाँ पर आए हुए थे भारतीय जनता पार्टी से, तो बंटी सलूजा जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार हमारे पास भी फोन आ रहे हैं। आम सड़कों पर रोक के जो युवा टीम है वो हमसे बोलती है भैया मैं बेरोजगार हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि नरसिंहपुर में बेरोजगारी जैसी कोई चीज बची ही नहीं। तो इससे आप कितना? एक्चुअल में रोजगार का मतलब लोगों ने समझ लिया है गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी ही रोजगार है, बाकी काम रोजगार नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मध्य प्रदेश के 15 महीने के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी, अपने आप को बहुत बड़ा विकास पुरुष कहते हैं। उनसे एक बार पूछना या आप भी जानना कि नरसिंहपुर जिला उनके जिले के लोग रोजगार देता है। वहां से हमारे जनजातीय बंधु बहनें हमारे यहाँ गन्ना की कटाई के लिए, चना की कटाई के लिए, पीसी कटाई के लिए 4-4, 5-5 महीने आगे रोजगार लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो अपने जिले का इतना सिस्टम नहीं बना पाए कि लोगों को रोजगार उनके जिले में मिल जाए, हमारा जिला आज भी उनको रोजगार दे रहा है। तो बंटी भैया का ये कहना होगा कि रोजगार नहीं है, रोजगार बेरोजगारी नहीं है। वास्तव में जैसे अभी गन्ना की बात हो रही थी, मैं उसमें भी जाऊंगा। हमारे युवा किसान जो हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि गन्ना संबंधी बहुत रोजगार, एक हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं राकेश जी, हमारे साथ वो किसान मूवमेंट में भी थे। देखिए वो उनका गुड़ कहाँ तक बिकने जा रहा है, गुड़ की कैंडी बना रहे हैं, छोटी छोटी 1 किलो 2 किलो 5 किलो की जैविक गुड़ तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे मैं उन शिक्षित युवाओं को ये निवेदन करूंगा कि 1 साल हमने भट्टी का फाइनेंस कराया, वो भट्टी लगाई और गुड़ बेचा और उससे पर्याप्त फायदा लिया आपने, और फिर हम प्रयास करने लगे कि इसको किराए से देते हैं। यूपी के बहुत लोग हमारे यहाँ के गुड़ भट्टी चला रहे हैं और वो मैं किसान मेरे मित्रों से, उनके बच्चों से निवेदन करूंगा कि एक बार आप भी चलाओ यार, आप भी चलाओ और गन्ने से और क्या क्या बन सकता है उसके लिए एक जो है शोध करो और उसका काम करो और रोजगार आप दो, रोजगार लो नहीं, आप रोजगार दोगे फिर 20, 25, 50 लोग। तो ये तो बात मानना पड़ेगा ना कि ऐसी परिस्थितियां तो नहीं है कि नरसिंहपुर जिले का में बेरोजगारी जैसी कोई समस्या ही नहीं है। बेरोजगारी कितना इत्तेफाक रखते हैं उनकी, उस बात को लेकर बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा बेरोजगारी है ही नहीं। उन्होंने किस संदर्भ में बोला मैं इसमें नहीं जाऊंगा डीपली, अब वो बंटी भैया बता पाएंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत जॉब है और बहुत काम चल रहे हैं। हमारे जितने विकास के काम चल रहे हैं उसमें सब लोग काम तो कर रहे हैं, गिट्टी बेचने वाला गिट्टी बेच रहा है, सीमेंट बेच रहा है सीमेंट बेच रहा है, बहुत नई दुकानें खुल रही, सब चल रही हैं। चलिए, बीजेपी में आप क्योंकि जिला संगठन के पद पर भी हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं और संगठन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमने देखा कि बूथों पर भी, बूथ विस्तार में भी आपने बहुत काम किया। ये चर्चाओं में रही कि भाई कौन संभाल रहा है मोर्चे को, तो जानकारियां आई थी बार बार कि बूथ में यदि विस्तार या संगठन मजबूती की बात आई है तो कहीं ना कहीं ये जवाबदेही
रमाकांत धाकड़ जी को सौंपी गई। जब ग्रामीण क्षेत्रों में आप पहुंचे हैं बूथ विस्तार को लेके और शहरी में भी, जब दोनों की हम बात करते हैं, तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आप? चुनौतियां कुछ भी नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं की सेना, हमारे कार्यकर्ताओं की फौज हर मतदान केंद्र पर मौजूद है। और माननीय मोदी जी ने कहा कि 13 का चुनाव हम नाम पर जीते, 19 का चुनाव हम काम पर जीते, और 24 का चुनाव और 23 का चुनाव हम संगठन के दम पर जीतेंगे। इस बात को लेकर सभी कार्यकर्ता, मैं नहीं, मेरे जैसे सभी कार्यकर्ता बूथ विस्तारक योजना में पूरे देश भर में लगे और हमने मतदान केंद्र को दुरुस्त किया, फिजिकली डिजिटली। हमारे अभी आप मेरा मोबाइल चेक करेंगे, हमारा जिले भर का, आप करब गांव के मतदान केंद्र 12 पर पूछेंगे तो कौन है, तो मैं सब बता दूंगा आपको। पूरी बूथ समिति बनी हुई है और वो बूथ समिति कांग्रेस को हराने के लिए बनी है, कांग्रेस को निपटाने के लिए बनी है। और मतदान केंद्र पर हमारी कार्यकर्ताओं की टोली इंतजार कर रही है कि चुनाव घोषित हो और हम कांग्रेस को, जो कांग्रेस ने छल से 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करेंगे सरकार बनाई थी, उस कांग्रेस को हराने के लिए हमारा कार्यकर्ता तैयार है, हमारी पूरी सेना तैयार है। लेकिन अभी आपने बोला कि 2 लाख तक के ऋण की यदि बात करते हैं तो ऋण कुछ परसेंटेज तो ऋण जो पटा है, लोगों के पास प्रमाण पत्र हैं उसके, फिर भी लेकिन आपके जो प्रेजेंटेशन है वो स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा ऋण जो है नहीं पटाया गया। बहुत अच्छी बात पूछी आपने, मैं सोच रहा था ये बात जरूर आना चाहिए। सहकारी सोसाइटियां जो हैं, कमलनाथ जी की सरकार बनी और उन्होंने सबसे पहले सहकारी सोसाइटियों को भंग किया, हमारी बैंक भी भंग की गई और सहकारी सोसाइटियों को भंग करके, और उनके पास जो पैसा था उस पैसा को किसान के कर्ज में जमा करके किसान के कर्ज को मुक्ति का एक वो अभियान चलाया। और अभियान कितना सार्थक हुआ कितना नहीं हुआ, हमारे किसान डिफॉल्टर हो गए। उनको मालूम था कि 2 लाख तक का कर्ज माफ होने वाला, उन्हें जमा नहीं किया। संपन्न थे वो, उनके जमा नहीं करेंगे, माफ तो हो रहा है। लेकिन हुआ ये 10 दिन, मतलब राहुल गांधी जी ने कहा था शायद किसी मंच पर, मैंने भी सुना, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक उन्हें गिनती गिनी और कहा कि 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे। कमलनाथ जी, वो सोसाइटियों का पैसा किसान का था और हमारा तेल हमको लगाकर खैर है हमने दान किया है। ये ऐसी झूठी सरकार इसलिए जो है जनता ने चुनी 2 लाख के प्रलोभन में, लेकिन उन जनता को समझ में आया कि ये प्रलोभन ही है, ये जनता का भला करने वाले नहीं है, ये फरेब और झूठ की सरकार है। और भगवान ने सुन ली और सरकार पुनः शिवराज जी की बनी और शिवराज जी की सरकार बनने के बाद हमने किसान निधि, सम्मान निधि प्रारंभ की। आज जो गन्ने की बात आप कर रहे हैं, मैं तो 60% ऊपर बोल रहा था, 75% गन्ना अगर नरसिंहपुर जिला पैदा करता है तो वास्तव में वो मध्य प्रदेश की सरकार 2003 में जो बनी थी उसकी देन है। क्योंकि 2003 के पहले के आंकड़े आप देख लीजिए, किसान को बिजली नहीं मिलती थी, आज हम किसान को बिजली दे पा रहे हैं तो सरकार की देन है। इसके कारण ही किसान को सुविधा मिल रही है, किसान अपनी उन्नति को बढ़ा पा रहा है। आज हम गेहूं का निर्यात करते हैं, देश में अव्वल है। हरियाणा और पंजाब कभी हमारे टक्कर में नहीं, आगे थे। आज हम 2003 के बाद जो स्थिति बदली है उसके आगे हम अव्वल हैं और हमारा किसान बहुत मेहनत करता है और उसका सम्मान शिवराज जी करते हैं। मैं दोनों का सम्मान करता हूँ। चलिए, यदि हम विकास की बात करते हैं, अर्ध विकास की बात निकल के बार बार आती है सामने की, नरसिंहपुर जिले का परंपरागत विकास को यदि हम छोड़ दें, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, रोटी, कपड़ा और मकान, जी, तो मुझे लगता है कि ये परंपरागत विकास के अंतर्गत इसको गिना जाना चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो नरसिंहपुर में ऐसी कोई एक बड़ा उद्योग जिससे क्षेत्रीय लोगों को हम रोजगार दे पाए हों, या कोई ऐसी, क्योंकि आप जिला उपाध्यक्ष हैं, कोई ऐसी प्लान बना हो संगठन में कि कोई बड़े उद्योगों को भी यहाँ स्थापित कराना है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से। जहां तक बड़े उद्योग की बात है, नई सरकार बनने के बाद हमारी सरकार 23 में पुनः बनेगी और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जो रूटीन के काम होते हैं, मैं कांग्रेस की सरकार की याद दिलाता हूं। मैं छात्र जीवन में था और सड़क पर मूवमेंट करता था उस दौरान, जहां से आपने बात प्रारंभ की। 2003 के पहले जबलपुर कभी गए कार से? आप लगातार कार ही से चलते हैं। 3 के पहले 3 के पहले सड़क नहीं थी, सड़क नहीं थी। 3 के पहले भी गए, सड़क नहीं थी जबलपुर जाने के लिए। सच है,
हाँ, बहुतायत लोग ट्रेन से सफर करते थे। बिल्कुल सही है, सड़क की परिस्थितियां तो ठीक नहीं थी, लेकिन आज भी तो वही स्थिति आग खड़ी होगी। 17 गांव की जो सड़क थी, जी जी, 17 गांव की जो सड़क थी, 17 गांव की सड़क को 2012 में उमाशंकर गुप्ता जी प्रभारी मंत्री थे, नया खड़ा जो पास में गांव है, वहां 17 गांव की सड़क का भूमि पूजन किया था। 17 गांव की स्थिति बद से बदतर थी, वो मैंने प्रत्यक्ष कब देखी है। मैं एक युवा मोर्चा ने सदस्यता अभियान चलाया था। मीडिया तो लगातार फील्ड पर रहा है, हमने भी देखे वो माहौल। लेकिन आज की यदि हम बात करते हैं, वो परिस्थितियां तो, क्योंकि हम लोग सड़कों पे थे, हम लोगों ने पूरा घटनाक्रम देखा है, इसमें कोई शक नहीं है कि विकास हुआ है। हम ये भी नहीं कहते कि, लेकिन उस विकास को कहीं ना कहीं यदि परंपरागत दृष्टिकोण से जोड़ा जाए तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अति आवश्यक, इसके लिए जनता आपको आशीष देती है कि आपका शीर्ष नेतृत्व जो है उस पर ध्यान देगा और ये मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। बात हो रही बड़े विकास को लेकर, मैं बड़े विकास की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे अभी बैराज बन रहा है, हमारा बैराज बन रहा है, ये चिनकी गुरुपुर के पास, ये अरबों की लागत का है। और इसके बाद वास्तव में जिला की जो अधोसंरचना थी दुरुस्त नहीं थी। अब हम कोई कृषि संबंधी उद्योग नरसिंहपुर में लगा लें, नरसिंहपुर के पास में किसी गांव में लगा लें, तो किसान के पास सड़क ही नहीं थी कि वो उद्योग तक अपना माल पहुंचा पाता। लेकिन आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो जाल बिछा है पूरे जिले के अंदर, ये आप सब लोगों से छुपा नहीं है। वास्तव में अब जिला तैयार हुआ है और उद्योग के जो है और प्रशस्त कर पाएंगे। तो निकट भविष्य में बहुत जल्दी आपको उद्योग की चर्चा चौपाल की है, चौपालों पे हम जा रहे हैं तो ये चर्चाएं निकल के आती हैं कि ये जो कार्य हुए वो परंपरागत कार्य तो आदमी को नजर आते हैं, लेकिन ये विकासशील जो मुझे कहें कि ऐसे जिससे कि युवा युवतियों को, हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं उनको रोजगार मिला हो। तो क्या, क्योंकि अभी तक तो कुछ नहीं है, जीरो पे हम आके खड़े हैं। जो भी विकास है उन विकास की अपनी एक परिस्थितियां हैं, लेकिन कोई ऐसा कोई इच्छा शक्ति जिसमें कोई नेता ये कहे कि ये काम हमने किया, इसमें हमने 4000 बच्चों को रोजगार दिया, ये कार्य हमने किया जहां नरसिंहपुर के बच्चे बच्चियों को हमने 8000 लोगों को रोजगार दिया, ऐसी कोई परिस्थिति अभी तक तो नजर नहीं आई। क्या आने वाले समय में आ सकती है? मदन भैया, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि दुरुस्तीकरण बहुत जरूरी था। बिल्कुल। जिला चिकित्सालय की स्थिति आपने देखी है, कच्ची बिल्डिंग थी, उसी में ट्रॉमा सेंटर था, उसी में गायनिक सेंटर था, उसी में फिजिशियन और उसी में बाकी लोग एडमिट होते थे। हम लोग भी खबर चलाते थे कुंभ का। और एक जमाना था 2003 के पहले, जब डिब्बे में कागज की पुड़िया में 4-5 प्रकार की गोली मिलती थी। इसके अलावा जिला चिकित्सालय में कोई व्यवस्था नहीं थी। हम पहले अधोसंरचना में मूलभूत सुविधाएं तो पूरी कर लें, फिर हम आगे जाएंगे। एक स्थिति ऐसी थी कि जिला चिकित्सालय में सिर्फ एक पुरानी मशीन थी एक्सरे की बस, और वो भी कई बार बंद रहती थी। वेंटिलेटर पर कहते थे हम लोग जिला चिकित्सालय। आज जिला चिकित्सालय की आप ओपीडी की रोड देखिए, थोड़ी डॉक्टरों की कमी बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी जो गरीब पॉपुलेशन है वो देखो लाइन लगा के जिला चिकित्सालय में इलाज कराती है। डायलिसिस हम करा पा रहे हैं, हम पूरी पैथोलॉजी है, ब्लड टेस्ट करा पा रहे हैं, सीटी स्कैन की व्यवस्था बहुत कम मिनिमम प्राइस में हम कर पा रहे हैं। ऐसी कितनी सुविधाएं हैं। ट्रॉमा सेंटर अलग है, एक गायनिक वाला हमें बहनों के लिए अलग व्यवस्था है, और भी कंसेशन काम कंटिन्यू लगा हुआ है। तो जैसे जननी एक्सप्रेस हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने ही प्रारंभ की। आज पूरे जिले में मातृ मृत्यु दर 2003 के पहले देखो और 2003 के बाद 23 की देखो, तो हम लगभग 99% सफल हुए हैं। मतलब सड़क से और वो एम्बुलेंस के कारण हमारी बहनें सुरक्षित प्रसव करा पा रही हैं। तो ये मूलभूत सुविधाएं बहुत जरूरी थी, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसको विकास में आप ऐसा नहीं शामिल नहीं करो, इसको भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि सड़क नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं होगी, विद्यालय और कॉलेज नहीं होंगे, तो कैसे हम लोगों को उन्नतशील बना पाएंगे। तो ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं, इनको काम बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने काम नहीं किया, मैं दावा करता हूं आपके चैनल पर। नहीं, लेकिन आने वाली जो परिस्थिति है, मेरा सवाल ये था सीधा कि क्या यदि आप जितना दावा कर रहे हैं, जितनी वजनदारी से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि हम फिर सरकार बनाने जा रहे हैं, तो क्या जो इच्छा शक्ति की कमी जो जनता को, मुझे नहीं जनता को नजर आ रही है
कि हमारे लिए कुछ नहीं किया, युवा बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं, हमारे लिए मतलब युवा बेरोजगारों की बात कर रहा हूं, तो क्या उनके लिए कोई औद्योगिक जी कहें कि उद्योग लगाने के लिए कोई तैयारियां निर्मित की जाएंगी संगठन की ओर से? जनता वास्तव में अपेक्षा उसी से करती जो देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि लोकतंत्र में आंदोलन ही बहुत जरूरी है, और अगर आंदोलन नहीं होंगे तो हम लोगों को भी समस्या समझ में नहीं आएंगी। हम तो बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं, लेकिन कुछ कमी रह जाती है तो लोग सड़क पर आकर ज्ञापन देकर कहते हैं इसको करिए, हम लोग करते हैं। आप उद्योग की बात कर रहे हैं, मैं पुनः बात दोहरा रहा हूं कि सरकार दोबारा बनने के बाद में एक बड़े उद्योग की सौगात भी नरसिंहपुर में मिलेगी, मैं वादा करता हूं आपसे। चलिए, तो ये लगातार, क्योंकि आप ही के पार्टी के जो सम्मानीय नेताजी हैं उन्होंने ये बात रखी थी कि बेरोजगारी नहीं है, और अब आपने कहा कि अपन प्रयास करेंगे कि आगे चल के कोई ना कोई उद्योग बड़ा यहाँ पर आए। और मैं तो ये कहूंगा कहीं ना कहीं नेताओं में भी, हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों में भी इच्छा शक्ति जो इसको लेकर कम है, मुझे लगता है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हम विकास में सबको मानते हैं कि सभी हैं, ठीक है, उसको हम एक रूप दे सकते हैं, परंपरागत विकास में भी महती भूमिकाएं होती हैं सभी की, लेकिन आगे प्रयास ये हो कि हम हमारे जो छात्र बच्चियां पढ़ के निकल के बेरोजगार हो रहे हैं उनको कम से कम रोजगार मिले। आज जो हालात हैं, दिन प्रतिदिन बेरोजगारी को चलते हुए लोग परेशान हैं, घर परिवारों की हालत खराब है। तो अभी आपने एक आश्वासन दिया है, आश्वस्त भी किया है कि आप, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत रोजगार है, और जो कुछ रह गए हैं उनको भी हम प्रयास करें। हम तो रोजगार मेला लगाते हैं ना, हम ऐसे राजनीतिक दल हैं, हमारी ऐसी सरकार है कि हम रोजगार मेला लगाकर बाहर की कंपनियों को बुलाकर उनकी काउंसलिंग कराकर, यहीं इंटरव्यू कराकर, यहीं उनके कागज जमा कराकर उनको यहीं नियुक्ति पत्र दिलाते हैं। ये रोजगार मेला लगाने का काम कौन करता है? हम ही तो करते हैं। तो इसलिए बेरोजगारों की चिंता भाजपा की सरकार कर रही है, और ताकत से करेगी और अच्छे से करेगी, ये मैं आश्वस्त करता हूँ आपको। चलिए, तो हमारे बीच से सम्मानीय रमाकांत धाकड़ जी, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय छात्र राजनीति में देते हुए और भारतीय जनता पार्टी में आपने महती भूमिका निभाई, और आज जिला उपाध्यक्ष के पद पर आप नरसिंहपुर में हैं, और बूथ में संगठन की जो संरचना कहलाती है उसके लिए भी आप सतत प्रयासरत हैं, क्योंकि हर कार्य के पीछे, पर्दे के पीछे कुछ लोग रहते हैं जो बहुत महती भूमिका निभाते हैं। उनमें से एक हमारे रमाकांत धाकड़ जी हैं, जो कभी कभी दिखते हैं नीलकंठ की तरह दिखते हैं, लेकिन जब भी दिखते हैं तो अलग ही दिखते हैं। लगातार वो अपनी बेबाक जो उनकी शब्दावली है वो नजर आती। कभी आपने मंचों पे सुना हो, या कभी विरोध के स्वर जब सड़कों पर गूंजते थे तो इनका नाम अलग से लिया जाता था। हम ही लोग जब स्टार्टिंग राजनीति में तो हम कहते यार ये कौन है, इतने जम से बोल रहे हैं। तो बाद में फिर पता चला कि ये रमाकांत धाकड़ जी हैं। ये स्टार्टिंग मीडिया की बात यदि हम करते हैं उस समय की मैं बता रहा था आपको, तो इनका एक अच्छा रूप रहा है, रौद्र रूप देखने हमें लगातार मिला। लेकिन काफ़ी लंबे समय जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है तब से हम उनका ये रूप हमें नजर नहीं आ रहा, और एक लुप्त प्रजाति के रूप में आप कहें कि संगठन के ढांचे को मजबूत करने में लगे। एक्चुअल में आंदोलन करके ही हमारे संगठन स्थापित हुए हैं, चाहे विद्यार्थी परिषद हो चाहे भाजपा हो, और बरसों आंदोलन किए, पीढ़ियां खप गई। तो आंदोलन करने वाला जो लीडर है, जो कार्यकर्ता है, जब वो सरकार में आएगा तो सृजनात्मक काम करेगा, और विध्वंसनात्मक काम ना करके वो सृजनात्मक काम करेगा। और जो डिमांड वो सड़क पर करता था वो सत्ता में बैठ के उसकी पूर्ति करेगा। शिवराज जी भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं, हमारे वी डी शर्मा जी भी विद्यार्थी कार्यकर्ता रहे हैं, नड्डा जी भी रहे, अमित शाह जी भी रहे। तो वो सब इन सब कामों के लिए कर रहे हैं, और करते करते उनको भी बड़ा अनुभव हो गया है लोगों की लिए काम करते करते, समाज सेवा करते करते। और मैं बताऊं आपको एक बात बहुत गंभीर है, कोरोना काल था, माननीय नड्डा जी, माननीय वी डी शर्मा जी ने कहा कि बहुत बड़ा परिवार है हमारा भाजपा का, और अभी कोई राजनीतिक चुनौती नहीं है, कोई राजनीतिक काम नहीं है, इस पूरे संगठन को सेवा ही संगठन इस काम में लगा दो। और उस काम में लगाया, हम सब लोग उस काम में लगे। आपने देखा होगा कोरोना काल में कोई भी राजनीतिक दल सड़क पर नहीं था भाजपा के सिवा। और बीजेपी के लोगों ने, जो मजदूर घर लौट रहे थे, वाहन बंद थे, तो चाहे मजदूरों को भोजन कराने का काम हो, चाहे मजदूरों के पैर में चप्पल पहनाने का काम हो, चाहे उनको दवाई देने का, पानी देने का काम हो, ये बीजेपी के लोगों ने ही किया। वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के लिए सड़क पर उतरना बीजेपी कार्यकर्ता में सामर्थ्य था।
कांग्रेस छुपी क्योंकि मीडिया ने भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं, है भाई, मीडिया तो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। मीडिया पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना, मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि पूरा संगठन सेवा में लग गया। तो ये सब हमने संगठनों से सीखा है ना, कि जो काम हम लड़के कर सकते हैं, रैली निकालकर, ज्ञापन देकर, घेराव करके, तालाबंदी करके कर सकते हैं, वो काम हम पूरी भीड़ में जाकर काम बांटकर सेवा का काम भी कर सकते हैं। अच्छा, परिवारवाद की बात आती है, परिवारवाद, और देखने में मिल रहा है कि व्यक्तिवाद, मतलब जो फट्टी उठाने वाले हैं वो आज भी फट्टी ही उठा रहे हैं। क्या ये परंपरा चलती रहेगी व्यक्तिवाद की? मतलब कोई दूसरा चेहरा नहीं दे पाया जिले के अंदर, जिले की चारों सीट पे कोई नया चेहरा निकल के नहीं आ पाया, युवा चेहरा नहीं निकल के आ पाया कि वो कहीं कोई बड़े उच्च पद या सत्ता के कोई पद पर बैठ सके। नहीं, नए चेहरे तो आए। जालम सिंह जी जब चुनाव लड़े थे 2003 में, युवा ही थे वो तो कुछ दिन पहले बजरंग दल के जिला संयोजक थे, तो आए हैं। अब वो जो है 15 साल से विधायक हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छे से। नहीं तो क्या इसमें मैं कह रहा हूँ व्यक्तिवाद की बात बढ़ के जनता के बीच में नहीं, कहीं ना कहीं संगठन में आपका क्वेश्चन था कि युवाओं को मौका नहीं दिया, तो हाँ। मौका मिलता है। इसके पहले कैलाश जाटव जी चुनाव लड़े थे, वो विधायक बने। अभी महेंद्र नागेश जी भी युवा ही हैं जिनको प्रत्याशी बनाया है। तो ये माना जाए जो यदि अपन आगे बढ़ते हैं जी कि जो सीट पे बैठ जाता है विराजमान हो जाएगा, तो लगातार कंटिन्यू यदि वो चलेगा तो उसका कोई विरोधाभास की स्थिति आपके संगठन में नहीं है। नहीं, जो काम अच्छा कर रहा है उसको क्यों विरोध करना? कोई विषय नहीं है, वो समाज की सेवा कर रहा है, समाज उनको वोट दे रहा है, तो क्यों विरोध करना भाई? आपका जनप्रतिनिधि का मापदंड तो जनता है। जनता अगर उनको चुन रही है तो मुझे लगता है उससे बड़ी न्यायपालिका कोई हो नहीं सकती। जनता का द्वार न्यायपालिका है, वो न्याय कर रही है, तो हम सबके साथ हैं, कोई विषय नहीं। चलिए, तो हमारे बीच से रमाकांत धाकड़ जी काफ़ी विषयों पर उन्होंने अपनी बात रखी, बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी, तो उनका हम रेड अलर्ट पर बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मदन भैया।